तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड का ये थर्ड पार्ट है वीडियो। ठीक है, इसके हमने पहले 2 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिए, जिससे आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा पार्ट है, तो इस पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों में अंतर कीजिए। डिस्कस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। आखिर फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या अंतर है। आपने दोनों वर्ड सुना होगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं और ह्यूमन राइट्स के विषय में भी आपने सुना होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं ये आखिर क्या अंतर है। मोस्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। दोस्तों, मानव अधिकार वास्तव में वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर मिलने चाहिए क्योंकि वह मनुष्य है। देखो, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, ये हर एक आदमी को इस वजह से मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक आदमी है, मनुष्य है। जैसे एक मनुष्य को मनुष्य रहने के लिए जो उसके बेसिक से राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, वो तो जन मिलने चाहिए। रहना, खाना और स्वतंत्र तरीके से व्यापार करना। ठीक है, मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने के लिए उसको मानव अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, इन्हें बहुधा मूल अथवा मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। इन्हीं अधिकारों को ही मिलाकर हमारे मौलिक अधिकार बनते हैं। इसकी परिभाषा सामान्यतः इस प्रकार दी जा सकती है कि यह वह अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित हैं, हमारी नेचर द्वारा ही दिए गए हैं। ठीक है, हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, अन्याय नहीं होना चाहिए, अच्छे से रहने का अधिकार है उसको। ठीक, जिसके बिना हम मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकते। क्या अगर ये हम अधिकार ना मिले ना, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकते। मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताएं हमें अपनी मानवीय गुणों का विकास और आध्यात्मिक एवं अन्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायक होती हैं। जो हमारी मौलिक स्वतंत्रताएं होती हैं कि हर एक आदमी को विकास करने में आगे बढ़ाती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान लेने में आगे बढ़ाती हैं और अन्य जो आवश्यकताएं हमारी होती हैं उसको संतुष्ट करती हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानव अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसमें मानव अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना प्रियम्बल में प्रथम सारवान पैरा में यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में हर एक जो राष्ट्र आता है उसके बारे में बात की गई है कि लोग मौलिक मानवाधिकार में मानव की योग्यता तथा सम्मान में पुरुष तथा स्त्री के समान अधिकारों में, बड़े या छोटे राज्यों राष्ट्र के समान अधिकारों में अपना विश्वास पुनः पुष्ट करते हैं। कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दे रखा है कि जो उनके संघ के लोग हैं, ठीक है, तो उन जो पुरुष और स्त्री में समान अधिकार देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, सबको समान अधिकार देंगे, चाहे वह छोटे राज्य हों चाहे वो बड़े। अब देखो, यहाँ राज्य की हमने परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में बता रखी है। राज्य के इसमें केवल एक स्टेट नहीं है, वो देश भी आता है राज्य में। ठीक है, राज्य की परिभाषा आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं जाकर, कि समान अधिकारों में अपना विश्वास पुनः पुष्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सबने अपना समान अधिकार देने के लिए अपनी सहमति दी कि हम स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देंगे। ठीक है, वहीं चार्टर के अनुच्छेद 1 के पैरा 3 में मानवाधिकार के संबंध में उनके विकास तथा संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना तथा जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मौलिक अधिकार को सुनिश्चित किए जाने की पुष्टि की गई है। कि जैसे कोई देश है मौलिक अधिकार बना रहा है तो वो इसको देखकर बनाएगा, किसी जाति के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए, किसी लिंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, या धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी राइट्स बना रहे हैं सबके लिए समान होने चाहिए। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 55 यह प्रावधान करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के विभेद के बिना सभी के लिए मानवाधिकार का मौलिक अधिकार के पालन तथा उनके सार्वभौमिक सम्मान, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट का संवर्धन करेगा।
तो क्या हुआ, भारतीय संविधान के निर्माता स्पष्टतया मानवाधिकारों की धारणा से प्रभावित थे। ठीक है, जो मानव अधिकार की धारणा दी गई थी संयुक्त राष्ट्र चार्टर में, उससे काफ़ी प्रभावित हुए तथा सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया कि जो सबके लिए उल्लेखित अधिकार थे उसको संविधान में सम्मिलित कर लिया भारत में। तथा सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों को उन्होंने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में रखा। संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में रखा गया। एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को संविधान के भाग 4 में निर्देश सिद्धांतों के रूप में सम्मिलित किया गया। तब मौलिक अधिकारों के रूप में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को किस में रखा गया, भाग 4 में रखा गया। तो इसमें एक केस भी है, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 1643 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परंपरागत, जिसे नैसर्गिक अधिकार कहते थे, उनको आधुनिक रूप में मौलिक अधिकार बोलते हैं। कि जो पहले भी लोग रहते होंगे आज से 100-200 साल 500 साल पहले, उस पर भी हर मनुष्य के कुछ राइट्स होते होंगे, अधिकार होते होंगे, वही आज मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो आप बेसिक समझ गए होंगे कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में बेसिक अंतर ये है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हर एक राष्ट्र अपने अपने डिसाइड करते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को देखते हुए अपना अपना हर एक राष्ट्र डिसाइड करता है। लेकिन जो मानव अधिकार हैं ये हर मनुष्य को मिलते हैं, विश्व के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको मानव अधिकार मिलने ही मिलने चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी देता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकार के बारे में बताया गया है। जितने भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल हैं संघ में देश, तो मानव अधिकार को तो देंगे ही देंगे, जो एक मनुष्य को मनुष्य के रूप में रहने के लिए दिया जाता है। वो कोई भी मनुष्य हो सकता है, लेकिन जो उनके मौलिक अधिकार होंगे, जैसे इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये मौलिक अधिकार इंडियन वालों के लिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई विदेश से बाहर ही आता है अपने देश में, तो उसको मानव अधिकार जरूर मिलेंगे। ठीक है, बेसिक से समझिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, ये हमारे देश वालों के लिए हैं। ठीक है, मानव अधिकार पूरे विश्व में सबको मिलते हैं। ठीक है, हर एक आदमी, हर एक नागरिक को। लेकिन मौलिक अधिकार जो होते हैं उस देश के द्वारा अपने नागरिकों के लिए बनाए जाते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, मतलब दोनों में काफ़ी मैचिंग होती है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स सभी को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स उसी देश या राष्ट्र वालों को मिलते हैं। इतना समझ लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन जुडिशियल एक्टिविज्म। ये न्यायालय अभी भी सक्रिय है कि नहीं। इसका मतलब ये है, अगर कोई गरीब आदमी है वो अपराध करता है, उसको सज़ा मिलेगी या नहीं। क्या बड़ा आदमी है वो अपराध करता है, उसको भी सज़ा मिलेगी या नहीं। क्या न्याय सक्रिय है कि नहीं, ये टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं कि न्याय भी सक्रिय करता है कि नहीं। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता का क्षेत्र सन 1995 से 96 में उभर कर सामने आया है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से 2 कदम आगे बढ़कर विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर समाज, शासन एवं राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। न्यायिक सक्रियता का मामला कब उभर कर आया? 1995 से 96 के बीच में। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अपनी अधिकारिता से 2 कदम आगे बढ़कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया। किस वजह से किया? समाज और शासन में जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए, ठीक है, हस्तक्षेप किया। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेंट किट्स, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, चंद्रा स्वामी कांड, चारा घोटाला प्रकरण, सतीश शर्मा प्रकरण, हवाला कांड आदि मामले में उच्च पदों पर आसीन मंत्रियों एवं अधिकारियों को एक बार यह आभास करा दिया कि भारत में विधि का शासन अभी भी विद्यमान है। उच्चतम न्यायालय ने यह दिखाया कि हाँ, अभी भी न्याय सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि छोटा आदमी करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, बड़ा आदमी करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। न्यायालय ने यह बताया कि ऐसा नहीं है, छोटा भी आदमी अपराध करेगा उसको भी सज़ा मिलेगी
बड़ा आदमी करेगा तो उसको भी सज़ा मिलेगी, ठीक है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, चाहे मंत्री हो, अधिकारी हो या किसी भी पद पर हो। न्यायालय ने यह बताया कि भारत में विधि का शासन है, अभी भी विद्यमान है। कुछ राजनेताओं द्वारा न्यायिक सक्रियता पर भले ही कटाक्ष किए गए हों, लेकिन जनसाधारण इससे काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहा है। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता का मुख्य उद्देश्य शासन, प्रशासन एवं सरकार को पारदर्शी बनाना तथा शासन एवं प्रशासन को अपने कर्तव्यों का बोध कराना है। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है कि जो हमारा शासन प्रशासन है अच्छे से काम करे, भ्रष्टाचार न करे, ठीक है। जो हमारे सरकारें हैं उनके कार्य पर पारदर्शिता होनी चाहिए कि हाँ ये कार्य क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट दिखना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 2 कदम आगे बढ़ के ये दिखाया कि बहुत से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, और चाहे वो अधिकारी हो या कोई राजनेता हो, बड़ा छोटा कुछ भी। तो ये हमारा न्यायिक सक्रियता है, ठीक है, कि न्यायालय अभी भी सक्रिय है कि आप गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, चाहे आप जिस पद पर हो। तो आप इसके बारे में समझ के होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं कर्माशी लॉ और जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी के बारे में समझते हैं। अस्पृश्यता दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है तथा अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा तथा विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसी अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त कर संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को पारित किया। जो छुआछूत वाला है इसको समाप्त कर दिया गया है कि अगर आप छुआछूत करते हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में पारित किया गया, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 में। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो समाज के उच्च वर्ग का है किसी छोटे वर्ग के व्यक्ति का अपमान करता है, अपनी सेवा उन्हें अर्पित करने से इनकार करता है अथवा इन्हें किसी मंदिर में प्रवेश करने से रोकता है, तो उसका यह कार्य दंडनीय होगा, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। तो यह किस आर्टिकल में दे रखा है? 17 में। इसको याद रखना, ठीक है, और इसके बारे में हम समझ ही गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों के अंत पर टिप्पणी लिखें। कि दोस्तों, जो पहले क्या होता था, उपाधियां दी जाती थी, लेकिन अब उसका अंत कर दिया गया है, तो इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इस अनुच्छेद के 4 खंडों में से खंड फर्स्ट में उपबंध किया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जो हमारी सेनाएं हैं उनमें जो उपाधि दी जाती है या कोई एजुकेशन के क्षेत्र में उपाधि दी जाती है, इसको छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस उपबंध का सहारा लेकर याचिकाकर्ताओं में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री को चुनौती दी थी। जब ये खत्म कर दिया गया तो कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जो भारत में सम्मान दिए जाते हैं इनको भी खत्म किए जाएं। लेकिन न्यायालय में इस सम्मानों को इस अनुच्छेद के परिधि से बाहर माना, क्योंकि इन सम्मानों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन्हें अपने नाम के साथ नहीं लिख सकता, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये अलग हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति जो इन सम्मान को पाता है वो अपने साथ में नाम के साथ नहीं लिख सकता इसको, ठीक है, इसलिए ये अलग है। तो ऐसे उपाधियों का भी अंत हो गया। ये अनुच्छेद किसमें? 18 के तहत, ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार एवं उन पर प्रतिबंधों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब आप सोचिए कि बोलने का अधिकार है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कहीं पर कुछ भी बोलेंगे।
हाँ, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसको समझते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट सब क्लॉज का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र होकर प्रयोग कर सकता है। ठीक है, स्पीच और एक्सप्रेशन स्वतंत्र होकर कर सकता है। स्वतंत्र एवं निडर होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है कि हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर और बिना डरे हुए अपनी बात को स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र में ही हर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, यही लोकतंत्र सिखाता है। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत वर्णित आधारों पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जो निम्न है। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में क्या दे रखा है कि कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो इस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। वैसे तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आपको स्वतंत्रता दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोस्तों, भारत की प्रभुत्व और अखंडता, जो हमारी भारत की प्रभुत्व और अखंडता को खराब करने के लिए आप ऐसी कोई स्पीच नहीं दे सकते। राज्य की सुरक्षा से रिलेटेड कोई ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जो राज्य की सुरक्षा को बाधित करती हो। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जो देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, अब उनके विरुद्ध आप कुछ ऐसा गलत नहीं बोल सकते कि जिससे कि दोस्ती में प्रभाव पड़े। जो लोक व्यवस्था बनाई गई है उसके विषय में आप गलत नहीं बोल सकते। शिष्टाचार, सदाचार या न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, या किसी की मानहानि नहीं कर सकते। किसी को भी ऐसा नहीं कि राह चलते किसी को आप गाली देने लगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। अपराध उद्दीपन नहीं कर सकते। साधारण जनता का हित, जिस काम से साधारण जनता का हित होता हो उस काम के लिए आप ऐसा गलत कुछ नहीं बोल सकते। अनुसूचित जनजाति के हित का संरक्षण आदि के लिए निर्बंधन लगाया जा सकता है। जो अनुसूचित जनजाति के हित के लिए संरक्षण किया गया है उसके लिए आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रतिबंध कुछ लगाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इस प्रकार हैं, आप समझ गए होंगे। वैसे तो आप स्वतंत्र है बोलने के लिए और अपनी एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस पे आप नहीं बोल सकते। इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की उपलब्धता राज्य के विरुद्ध है या समान वित्त के विरुद्ध। अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल। तो हमारे मौलिक अधिकार हैं, राज्य के विरुद्ध हैं या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है ये हम राज्य के विरुद्ध जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में भारत सरकार तथा भारत की संसद, राज्य सरकार या राज्य की विधानसभाएं, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। राज्य में कौन कौन से आते हैं? भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानसभाएं, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, किसी समान व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा जब तक उन्हें किसी विधि द्वारा कुछ विधिक अधिकार प्रदान ना किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति है, उसको विधि द्वारा कोई अधिकार दे दिए गए तो फिर वो राज्य के कैटेगरी में आ जाएगा, अगर नहीं दिए गए हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को किसके विरुद्ध उपलब्ध करा सकते हैं? राज्य के विरुद्ध। ठीक है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं करा सकते। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्या मूल अधिकार पूर्ण है? आर द फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट? दोस्तों, कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। इन पर निम्न आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि जैसे कोई भी अधिकार बनाए गए हैं तो पूर्ण नहीं है, उस पर कुछ न कुछ तो प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, जो हमें अधिकार दिए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं तो पूर्ण नहीं हो सकते। किसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं? कि राज्य की सुरक्षा को लेकर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर, लोक व्यवस्था भंग न हो,
शिष्टाचार या सदाचार के लिए, न्यायालय अवमानना के लिए, भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि जिससे हमारी सब सुरक्षाएं बनी रहें, विदेश के राज्यों के साथ संबंध अच्छे बने रहें, लोक व्यवस्था अच्छी से बनी रहे, शिष्टाचार और सदाचार से लोग रहें, कोई न्यायालय की अवमानना न करे कि न्यायालय ने कोई आदेश दिया करें हम नहीं मान रहे। ठीक है, ये न्यायालय की अवमानना होती है। भारत की प्रभुता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके और पार्ट लाएंगे जैसे आपकी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।